7 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। निकाय चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। दिल्ली में नड्डा से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को कवर किया है। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या माना जाए 2024 के चुनाव से पहले यह मुलाकात काफी अहम थी? देखिए, तकरीबन 45 मिनट से दोनों ही नेताओं के बीच में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक जारी है। अभी तक बैठक चल रही है और निकाय चुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, सभी निगमों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, उसके बाद में ये पहली बैठक है। हालांकि ये बैठक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन चूंकि अब 1 साल का वक्त सिर्फ बचा है आगामी लोकसभा चुनाव होने में, तो ऐसे में पार्टी की रणनीति किस तरह से रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर और किस तरह से पार्टी के द्वारा लगातार जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तमाम बड़े नेताओं के दौरे होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरों की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरों की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह के दौरों की बात करें, उन सब विषयों को लेकर लगातार चर्चा अंदर दोनों ही नेताओं के बीच में जारी है। क्योंकि अब बीजेपी को जो 9 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, ऐसे में 1 महीने तक पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाना है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भी कार्यक्रम होना है, उसमें मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम लगने हैं, तो उनको लेकर भी चर्चा अंदर दोनों ही नेताओं के बीच में हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 तारीख को दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए पवन। तो आज दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग हुई और इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में 7 बिंदुओं के जरिए यूपी की उपलब्धियों को गिनाया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मंत्र से यूपी में उद्योगों का ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम योगी ने कहा कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। लखनऊ में फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया गया और इस निवेश महाकुंभ में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के 22,000 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसमें 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने शानदार काम किया है, शानदार प्रगति की है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की चर्चा हुई और कैसे उत्तर प्रदेश विकास करेगा, इस पर 7 बिंदु सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के सामने रखे। आगे बढ़ते हैं। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 28 मई को करेंगे, जिसके लिए आमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। नए संसद भवन की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नई संसद भवन की दिव्यता भव्यता ने देश का दिल जीत लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र जो है वो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां पर 1,272 सदस्य बैठ सकेंगे। पुरानी लोकसभा में 552 लोग बैठ सकते हैं। नई लोकसभा के भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष से अपील की है। रवि किशन ने कहा कि विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन के गवाह बने, इतिहास पे ना जाएं। देश की जनता चाहती है कि सारे शुभ काम पीएम मोदी के हाथों से ही हों। इसमें अगर हम अभी इतिहास खोलेंगे तो इमरजेंसी में वहां के उस दौरान के राष्ट्रपति जी को रात को गहरी नींद में उठा के इमरजेंसी के पेपर पे साइन करवाया था। अनगिनत जो पिछली जितनी भी पार्लियामेंट के एनेक्सी भवन
गांधी परिवार द्वारा। ऐसे गिनवाने जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारा गांधी परिवार ने उद्घाटन किया है और उसमें ना पढ़ते हुए अब समय नहीं है। कल सुबह 12 बजे उसका उद्घाटन है। आप लोग सब लोग विपक्षी दल आए, मेरा निवेदन है, मेरा निहोरा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर निशाना साधा है। कानून को लेकर चर्चा के बीच उन्होंने कहा कि इस कानून से देश की जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया कानून से अल्लाह के कानून पर फर्क नहीं पड़ेगा, पैदाइश नहीं रुकेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बर्क के बयान पर तीखा पलटवार किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी सिर्फ बरगलाने का काम करती है। दुनिया भी आप जरा इस्तेमाल करके कोई कानून बना ले तो इससे अल्लाह के कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसे पैदा करने आए तो या बिल्कुल पैदाइश बंद कर देंगे आप, बंद तो हो नहीं सकती भाई। अभी ये कानून जो लाना चाहते हैं, जो इस दिन की इससे कंट्रोल नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि हालात पर जब तुम्हें दुनिया में इस काबिल बनाया कि तुम्हारे हाथ में सारी दुनिया का निजाम दे दिया, मुल्क का निजाम दे दिया तुम्हारे हाथ में, तो तुम बहैसियत इंसान के सबके साथ एक साथ सलूक करो। और इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया है, सुनिए। यहाँ के अनेक देश हैं जहां जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत में भी जैसी आवश्यकता होगी उस दिशा में कदम उठाने की दृष्टि से संसद में चर्चा होती है और वह भी संसद के सदस्य हैं, तो जो कहना होगा वहां संसद में कहें। जनसंख्या बढ़ोतरी किसी भी देश की दृष्टि से जब इतनी बढ़े, जब आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और अभी हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू नहीं है, तो यह आबादी निरंतर बढ़ भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि दुनिया को एक तरह से कह लीजिए कि जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारे पास टैलेंट है, जो दुनिया को चलाने की सामर्थ्य है, वो भारत के अंदर है। वह एक अलग पक्ष है, लेकिन ये विस्तार से जब संसद है, इसीलिए वहां पर जब कोई ऐसे विषय आते हैं तो उस पर विस्तार से चर्चा होती है और चर्चा समाज को नकारात्मक दिशा में आगे ले जाने में बहुत आनंद आता है। अगर देश सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, इसमें सभी का योगदान, सभी का सहयोग होना चाहिए। आज हमारे देश की जो जरूरतें हैं, बदलते समय में उनमें बदलाव आ रहा है, तो हमें भी उन बदलाव को समझते हुए सार्थक नीतियां, सार्थक कदम उठाने चाहिए जो हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार उठाती है। और अगर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो निश्चित तौर पे इसमें जो भी समाज का हित चाहता है उसको आगे आके इसका समर्थन, इसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। समाज को, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने की उनकी सोच नहीं है। हमेशा केवल समाज को जाति, धर्म, मजहब के नाम पे उलझाए रखना। योग गुरु बाबा रामदेव ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। साथ ही कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण रोज बहन बेटियों के खिलाफ गलत बयानी करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार, व्यभिचार करने के आरोपों के साथ ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके मां बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले से जुड़े सभी पीड़ितों के बयान ले लिए गए हैं।